कहाँ तक पहुंचे थे? चलिए शुरू करते हैं आगे टॉपिक। कल मैंने पढ़ाया था रोल ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स रूट करती हैं, और रूट से मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको याद करना है रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर को। जब हम रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सबसे बाहर वाला जो टिश्यू होता है उसे हम एपिडर्मिस बोलेंगे। सही है। और एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ एंडोडर्मिस। तो सबसे बाहर का जो टिश्यू है, इस टिश्यू का नाम है एपिडर्मिस टिश्यू। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ ये जो टिश्यू है इसका नाम है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ जो टिश्यू है उसका नाम है बच्चे एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो टिश्यू है उसका नाम है पेरिसाइकिल एंड देन जाइलम। यही सीक्वेंस हमने पढ़ी थी। सही है। हमें यह भी याद रखना है कि बाहर की तरफ जो एपिडर्मिस टिश्यू होता है उस एपिडर्मिस टिश्यू पर एक्सटेंशंस होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। सही है बात या नहीं? सबसे अंदर की तरफ पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ जो टिश्यू हम बताएंगे उसे हम बताएंगे जाइलम। आप इसे ऐसे समझिए एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स को, जैसे एक शहर है, एक गांव है, एक कस्बा है, उसके किनारे से नदी बह रही है। मतलब गांव जो है नदी के किनारे, शहर या कस्बा नदी के किनारे बसा हुआ है। सही है बात या नहीं? तो बताइए कि जो मीजोफिल ये कॉर्टेक्स सेल्स दिख रहे हैं ना, पैरेन्काइमा सेल्स, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस है। तो गांव, कस्बे, शहर में गलियां होती हैं, तो बोलो ये इंटरसेलुलर स्पेस वही गलियां हैं। एक सेल एक घर है, और इसके आसपास का जितना भी सॉइल वाला रीजन है, ये बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? सॉइल। सही है बात या नहीं? तो जितना भी ये सॉइल वाला रीजन है, कौन सा वाला? इसमें बोलो वाटर और मिनरल्स पड़े हैं। ये वो नदी है जिसमें क्या पड़ा है? वाटर और मिनरल्स। सही है। तो ये बाहर क्या पड़ा है? वाटर, सॉरी, वाटर प्लस मिनरल्स यहां पड़े हैं। सही है। बोलो नदी का किनारा टूट गया, पानी सारा शहर में भर गया। सही है। तो जो पानी सारा शहर में भर गया वो पहले गलियों में भरेगा, पहले घरों में? मैं वही कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले ये जितना भी मटेरियल जो बाहर पानी और वो था ना, मिनरल्स, वो बताओ इन इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ गए। वो इन इंटरसेलुलर स्पेस में आ गया ना? जब ये सारा इस इंटरसेलुलर स्पेस में आया, जब ये सारा, तो इसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन की फर्स्ट फेज। कि जो वाटर और मिनरल्स थे ना ये बाहर, बोलो इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए अंदर आ गए। देखो आप कहां आ गए?
सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए अंदर आ गए, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट फेज ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट फेज ऑफ एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट फेज ऑफ एब्जॉर्प्शन में मिनरल्स और वाटर इंटरसेलुलर स्पेस में आते हैं थ्रू द सेल वॉल और द इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये पाथ हो गया एपोप्लास्ट। क्या हो गया? तो इसका मतलब फर्स्ट फेज जो होता है उसमें वाटर और मिनरल्स कहां आ गए हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस में। अनुज गुप्ता, क्या हो गया? ऐसे हरकतें को करता भाई? चल। चलो, बढ़े आगे। तो आप बताइए कि जो वाटर और मिनरल्स हैं वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाके भर जाते हैं। तो जैसे नदी का बांध टूट गया, तो जो नदी का पानी और मिनरल्स हैं वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में आकर भर गए। तो इसे एब्जॉर्प्शन की फर्स्ट फेज कहेंगे, एपोप्लास्ट। अब बोलो गलियों में पानी भर गया, अब घरों के अंदर आएगा। तो बताओ इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर और मिनरल आ गए, अब सेल के अंदर आएंगे। सेल के, और जब ये वाटर और मिनरल सेल के, तो इसे बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन की सेकंड फेज, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि अब आप सेल के अंदर एंटर कर रहे हो ना, तो मेम्ब्रेन क्रॉस करोगे। क्या क्रॉस करोगे? और मेम्ब्रेन क्रॉस करोगे तो सिंप्लास्टिक मूवमेंट होगी। तो पहले तो बोलो वाटर और मिनरल्स आ जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में और सेल वॉल के थ्रू भर जाते हैं पूरा का पूरा बल्क में। इसे कहते हैं फर्स्ट फेज, जो कि एपोप्लास्ट है, इसमें एनर्जी नहीं लगती। सेकेंड फेज जो होती है वो क्या है? और बताइए कि जो सेकेंड फेज है वो एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव, लेकिन मेनली कैसी फेज होती है? कैसी होती है? एक्टिव फेज होती है। जैसे मैं आपको ये समझाऊं कि भाई अपने पास मान लो ये कोई प्लांट सेल है एक, क्या है ये? एक प्लांट सेल की ये सबसे बाहर वाली सेल वॉल है। क्या है ये? जब हम सेल वॉल से आगे बढ़ते हैं तो अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर की तरफ ये सेल वॉल के अंदर ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सही है। और इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम सेल मेम्ब्रेन है। और जो ब्राउन कलर में बनाई है मैंने, ये क्या है? सेल वॉल है। सही है। मैं सेकेंड फेज की बात कर रहा हूं, सिम्प्लास्ट की बात कर रहा हूं। तो मैं पर्टिकुलर क्या कर रहा हूं, यहां से एक सेल को बाहर निकाल के आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है? एक सेल को बाहर निकाल के झूम करके पढ़ा रहा हूं, उसके एक्सटेंड करके पढ़ा रहा हूं डायग्राम को। ठीक है? आप बताइए, सेल के अंदर दो मिनरल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम का, एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। बोलो मैग्नीशियम सेल के अंदर ज्यादा है और पोटेशियम सेल के अंदर कम है। मैग्नीशियम सेल में और पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक है। आप बताइए कि भाई बाहर पोटेशियम ज्यादा होगा, अंदर बाहर मैग्नीशियम कम होगा, अंदर? यही पढ़ा है हमने। बाहर मतलब ये मैं बता रहा हूं कहां पर? इंटरसेलुलर सेल के बाहर। अगर पोटेशियम अंदर जाएगा, पोटेशियम अगर सेल के अंदर
तो बताओ कि यहां ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन काम करेगी और ये जाएगा बोलो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। क्यों? क्योंकि पोटेशियम बाहर क्या है, अंदर क्या है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट या अगेंस्ट द ग्रेडियंट, और अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट जाएगा तो एनर्जी खर्च करेगा क्या, तो फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड, और एब्जॉर्प्शन कैसा हो गया, एब्जॉर्प्शन कैसा हो गया, पैसिव। सही है बात या नहीं, यस और नो? तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और पैसिव एब्जॉर्प्शन, क्लियर है बात, इसमें एनर्जी कंजप्शन नहीं हुआ है। दूसरा आप बताओ कि मैग्नीशियम यहां से अंदर जाएगा, हाँ या ना? तो मैग्नीशियम जब अंदर जाएगा तो एनर्जी खर्च करेगा, तो यहां होगा बोलो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या होगा? और बताइए मिनरल्स का मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होता है, क्योंकि अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन रिलेटिवली क्या होती है, ज्यादा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट हम रूट के अंदर, सेल के अंदर करवाएंगे, मतलब सेकंड फेज जो होती है वो पैसिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है, और मतलब यहां जो मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं ये किसके बारे में बात कर रहा हूं, और सिम्प्लास्ट पैसिव होता है या एक्टिव, लेकिन मेनली क्योंकि मिनरल्स की कंसंट्रेशन अंदर, मिनरल्स की कंसंट्रेशन अंदर। सही है बात या नहीं, यस और नो? तो आप बताइए कि भाई सेल में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन मेनली एक्टिव, बिकॉज, दो कारण बताओ। पहला बताओ कि जो मिनरल्स हैं बोलो वो चार्ज्ड आयन है, जो चार्ज्ड आयन है तो बिना प्रोटीन के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि मिनरल्स पर प्लस और माइनस चार्ज होगा, और प्लस माइनस चार्ज होने का मतलब है कि आप बिना प्रोटीन के मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते, हाँ या ना? और दूसरा रिलेटिव कंसंट्रेशन इन सेल इज, रिलेटिव कंसंट्रेशन इन सेल इज हाई, कि मिनरल्स की मेनली कंसंट्रेशन अंदर क्या होती है, जिनकी कम कंसंट्रेशन होती है वो तो पैसिव चले जाते हैं, और जिनकी कंसंट्रेशन वो एक्टिव आ जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो? यहां तक क्लियर है चीजें आपको? ठीक है बात या नहीं? तो जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है वो अंदर क्या है, ज्यादा, ज्यादा कंसंट्रेशन होने का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई एक्टिवली ही जाएंगे। तो मिनरल्स एब्जॉर्प्शन में फर्स्ट फेज और सेकंड फेज आपको याद करनी है। एनसीईआरटी पेज नंबर आओगे आप 199 पर, 199, नीचे नीचे टॉपिक क्या है, पेज पलटो 200 पे, सेकंड लाइन से शुरू करते हैं पढ़ना, बाकी तो हो जाएगा। इन दी फर्स्ट फेज, इनिशियल फेज, मतलब मैंने कहा पहले बाढ़ का पानी गलियों में भरेगा पहले, तो इनिशियल फेज, हाँ या ना? बेटा तू रख, मैं बैठ पढ़ लूंगा ऐसे। इनिशियल है और रैपिड है। अपटेक ऑफ आयंस इनटू द फ्री स्पेस और द आउटर स्पेस ऑफ द सेल, फ्री स्पेस और द, सही है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस, द एपोप्लास्ट एंड पैसिव, लिख रही है एनसीईआरटी, पहली फेज। सही है, दूसरे में आओ। इन द सेकेंड फेज ऑफ अपटेक ऑफ द आयंस टेकन इन स्लोली, देखो गलियों में पानी जब भरता है तो बल्क में, लेकिन घरों में आता है धीरे, तो सेल में पानी स्लोली आएगा। टेकन स्लोली इनटू द इनर स्पेस, इनर स्पेस मतलब सेल के अंदर का स्पेस, साइटोप्लाज्म, इनर स्पेस, द सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। सही है, आगे बढ़ो। द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस into the apoplast usually occurs through ion channels
द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एज द सेलेक्टिव, लाइन दोबारा पढ़ते हैं। वो बात कर रहे हैं इस पोटेशियम वाले आयन के बारे में कि भाई इसका जब मूवमेंट होगा पैसिव सिम्प्लास्ट में सेकंड फेज में, तो यूजुअली अकर्स थ्रू द आयन चैनल। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आयन चैनल है। क्या स्ट्रक्चर है ये, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? तो ये एग्जाम्पल सिम्प्लास्ट का हुआ या एपोप्लास्ट का? तो फिर लाइन दोबारा पढ़ो। द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द यूजुअली अकर्स थ्रू, गलती कर दी ना, सिम्प्लास्ट होना चाहिए था। तेरे तो एनसीईआरटी में कटा हुआ बेटा, इसलिए इतना जोर से बोल रहा था। नहीं समझ रही आप मेरी बात? तो इसमें बोलेंगे द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द सिम्प्लास्ट usually occurs through the ion channels, and the transmembrane protein means ion channels are functions as selective pores, है ना? तो यहां एपो की जगह क्या होना चाहिए? तो इसको ठीक कर लीजिए आप। फिर एनसीईआरटी आगे क्या पढ़ा रही है आपको? ऑन दी अदर हैंड, मतलब पहले आपको उन्होंने क्या पढ़ाया? पैसिव। अब बता रहे हैं किसके बारे में? एक्टिव के बारे में। बोलो, मूवमेंट ऑफ मिनरल्स इनटू और द आउटसाइड द सेल, मिनरल्स ऑफ movement of minerals into cell or is known as flux। अंदर आ रहे हैं तो बोलो इनफ्लक्स, बाहर जा रहे हैं तो बोलो इफ्लक्स। और यहां सेल के अंदर मिनरल्स का जो इनफ्लक्स है वो मेनली एक्टिव होता है एनर्जी खर्च करके, और बोल्ड करके लिखा है एनसीईआरटी ने एक्टिव को। तो हाँ या ना? क्योंकि एक्टिव प्रोसेस मेन प्रोसेस है। समझ पाए मेरी बात या नहीं? क्या आपको फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं? पक्का? बढ़ूं आगे? और आपको यह भी पता चल गया कि एपोप्लास्ट काट के हमने सिम्प्लास्ट कहां किया और क्यों किया? क्योंकि अगर मेम्ब्रेन यूज हो रही है तो एपोप्लास्ट नहीं सिम्प्लास्ट होगा। हाँ या ना? क्लियर है बात? अच्छे से बढ़े आगे। यहां तो कोई दिक्कत बेटा? हाँ तो सही है ना, सेल के साइटोप्लाज्म में उतना फास्ट नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि हम प्रोटीन्स के थ्रू जा रहे हो, आप साइटोप्लाज्म में जा रहे हो। बिना प्रोटीन्स के, बिना किसी बैरियर के आओगे तो यूं सीधे घुस जाओगे आप इंटरसेलुलर स्पेसेस में, तो पानी के साथ ही आ गया बल्क। लेकिन जब अंदर आ रहा है तब नहीं आ रहा ना उतना तेज। तो हम फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को कंपेयर करेंगे तो सेकंड फेज स्लो है। हाँ हाँ, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? इनफ्लक्स। इसलिए मैंने बोला मिनरल्स का आना जाना फ्लक्स, अंदर आना इनफ्लक्स, बाहर जाना इफ्लक्स। सेकंड फेज में एक्टिव होता है, हमेशा थोड़ी एक्टिव होता है, पैसिव भी तो हो सकता है। और दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं, पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस फास्ट होते हैं, ये ठीक है। पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस फास्ट होते हैं, ये बात, लेकिन ये हमेशा ठीक नहीं है। कारण क्या है कि अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत, एक तरफ पानी का पूरा टैंक भरा हुआ तो फट गया, तो आप सोचो एनर्जी लगने से जितनी स्पीड होनी थी उससे ज्यादा कहीं स्पीड होगी। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो जनरलाइज बात है कि एक्टिव फास्ट होते हैं पैसिव से, लेकिन हमेशा फास्ट होते हैं, ये बात ठीक नहीं है। बढ़े आगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम? अब बताओ कि जो मिनरल्स हैं उनका रूट में एब्जॉर्प्शन हुआ। तो जैसे मैं कहूं कि भाई ये अपने पास एक प्लांट है, इस प्लांट का ये सिस्टम रूट है, ये सिस्टम शूट है, और सेंटर में ये जाइलम है। सही है? आप बताएंगे कि भाई सॉइल से वाटर और साथ में क्या आएंगे, और ये वाटर और मिनरल्स कहां जाएंगे? एरियल पार्ट्स में। और यहां प्रेजेंट है कौन? लीफ के अंदर आपको पता है जाइलम का भी कनेक्शन रहता है। रहता है नहीं रहता है? जब हम यहां जाइलम के कनेक्शन को हम पढ़ रहे हैं, तो आप बताओ कि जब ये मिनरल्स और वाटर यहां से इधर आएंगे तो वेन्स के थ्रू यहां सेल्स को भी तो मिलेंगे, और लीफ के अंदर इधर मीजोफिल सेल्स होंगी या नहीं होंगी?
होंगी ना मीजोफिल सेल्स। तो आप इससे थोड़ा ठीक करके पढ़ सकते हैं। आप बताइए कि जैसे ये वेन है, क्या है, आप बताइए ये एक मीजोफिल सेल है, सही है। और वेन और मीजोफिल सेल के बीच का ये जो स्पेस है इसको मैं क्या कहूंगा, इंटरसेलुलर स्पेस, सही है। आप बताइए कि वाटर और मिनरल्स कौन, जैसे मैं ब्लू कलर में बना रहा हूं तो ये बोलो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। रेड कलर में बनाऊंगा तो सही है। और वाटर और मिनरल्स जाइलम में ऊपर की तरफ खींचे जाते हैं किससे, तो हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। हाँ या ना, ये तो बात क्लियर है आपको। यहां जब वेन तक पहुंचेंगे मिनरल और सेल को मिलेंगे, तो बोलो तो पहले तो मिनरल्स जो है ये इंटरसेलुलर स्पेस में आएंगे, और इसे हम मिनरल्स की अनलोडिंग कहेंगे। और अनलोडिंग जो होती है वो एक सिंपल डिफ्यूजन है। क्या है कि भाई वेन में मिनरल ज्यादा है, इंटरसेलुलर स्पेस में कम है, और सिंपल डिफ्यूजन से अनलोडिंग हो गई, वेन से बाहर आ गए। वेन तो डेड है, जाइलम वाला हिस्सा, वेसल्स और ट्रैकेट्स लिविंग तो है ही नहीं। सही है बात या नहीं। जब यहां आ गए तो यहां भी वही एग्जांपल पोटेशियम और कैल्शियम का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप बताओ पोटेशियम जो है वो सेल में कम है और कैल्शियम जो है वो सेल में, अब इंटरसेलुलर स्पेस में तो सिंपल डिफ्यूजन हुआ है, लेकिन फिर मीजोफिल सेल में जो जाएगा तो बोलो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब पैसिव, या फिर जैसे कैल्शियम अंदर जा रहा है तो कैसे जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और मेनली ऐसा ही जाता है क्योंकि मिनरल्स की कंसंट्रेशन रूट सेल के साथ साथ लीफ सेल में भी क्या रहती है, ज्यादा। तो वेन्स के एंड पर जब मिनरल्स निकलेंगे तो वो निकलेंगे कैसे, सिंपल डिफ्यूजन से। लेकिन सेल में कैसे आएंगे, दोनों तरीकों से, पैसिव भी और, लेकिन मेनली कैसे आते हैं, क्योंकि मिनरल्स की कंसंट्रेशन रिलेटिवली सेल में क्या होती है, एग्जैक्टली। एनसीईआरटी खोलो पेज नंबर 190, 190, 190 पे हेडिंग है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस। ये जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इनको भी एनसीईआरटी खोलनी है भाई साथ में। 190 पे ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस का सेकंड पैराग्राफ पढ़ के देखो आप। द चीफ सिंक फॉर द मिनरल, सिंक होता है मतलब जहां जाता है न्यूट्रिएंट। और बताइए मिनरल्स के लिए ग्रोइंग पार्ट जो होते हैं वो सिंक होते हैं, क्योंकि मिनरल्स की जरूरत सबसे ज्यादा कहां होती है, हाँ, हाँ ग्रोइंग पार्ट्स में। द चीफ सिंक ऑफ द mineral elements are the growing regions of the, such as the apical and the young leaves, developing flower, fruit and seeds, and the storage organ. Unloading of mineral ions occurs at the fine vein endings through the diffusion. यहां देखो आप, vein endings पर through the and active uptake by cells, मतलब सेल्स जो होते हैं वो मेनली कैसे अपटेक करती हैं, लेकिन केवल एक्टिव नहीं होता, अपटेक पैसिव भी हो सकता है। केवल एक्टिव नहीं होता, पैसिव भी हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। क्यों हो सकता है पैसिव, क्योंकि अगर किसी मिनरल की कंसंट्रेशन क्या हो, हाँ, तो फिर कैसे आएगा, कैसे आएगा। और अगर मिनरल की कंसंट्रेशन सेल में क्या है तो फिर कैसे आएगा। और मेनली एक्टिव ही आता है मिनरल, क्योंकि मिनरल्स की कंसंट्रेशन सेल में ऑलरेडी ज्यादा होती है। क्लियर है बात आपको। तो आज आप पेज नंबर 189 का अपटेक ऑफ मिनरल आयन, 190 का ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन, ये टॉपिक भी पूरा पढ़ लेना। और फिर मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन 199 और 200 नंबर पेज, वो भी पूरा पढ़ लेना आप, हो जाएगा। यस और नो, कुछ पूछेंगे या समझ नहीं आया, पक्का ना। चलो फिर अब हम शुरू करेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को। इसे हम नाइट्रोजन साइकिल भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। करें शुरू। देखो भाई, जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, हाँ या ना, तो आपको यह समझना है। क्या हुआ बेटा? अब ठीक है? दर्द हो रहा है? कितना? थोड़ा ही है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, दूसरा वाला हाथ जोर से दीवार में मार ले। हाँ, क्योंकि फिर ये वाला दर्द ज्यादा लगेगा और ये वाला कम। नहीं? सही बात है। हाँ, तो रिलेटिवली है बेटा। तू बोलता बहुत है भाई, जो भी बोल रहा है, एक्सपीरियंस बहुत वाली बात ये बोल रहा है। कल भी मैं जब क्लास से पढ़ा के जा रहा था ना मिनरल्स वाले फंक्शन, तो कल एक लग गई क्लास पूरी अपने को कि मिनरल्स, हालांकि लोग पढ़ते ही नहीं, बस 5 मिनट में मिनरल कहते हैं कि तो आप कर लेना, या आप बच्चा कह देता है कि ये तो रटने वाला ही पोर्शन है। मैं लाइन टू लाइन सब समझाया, तो मुझे एक क्लास लगी मिनरल्स को समझाने में, याद करवाने में, सब चीजें में। यहाँ से जब मैं निकला था तो इसने जाते जाते मुझे बोला पीछे से, मुझे नहीं बोला मतलब, 2 ही पेज हुए हैं आज, है ना। कंट्रोल करना होता है वाणी पर। और यही अगर 2 पेज तेरे को समझ नहीं आते, तो तू ही होता जो ये बोलता कि सर ने समझाया नहीं और 2 पेज 2 मिनट में निकाल दिए। नहीं समझ रही आप मेरी बात? पढ़ाओ तो बुरा मास्टर, ना पढ़ाई तो मास्टर बुरा। तो तू टाइम देखकर चल रहा है तो फिर तो गलत चल रहा है, क्योंकि हर टॉपिक की अपनी एक वर्थ है। कई बार 2 लाइनें समझाने में भी 2 क्लास लग जाती हैं। जो भी बोला था तेरे को बता रहा हूँ कि वाणी पे कंट्रोल रखना सीख। जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये शब्द ऐसे ऐसे निकाल देती है मुंह से जो फिर बाद में दुखी होना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं। बताइए, एटमॉस्फेयर में, सीधे बैठेंगे सबके सब। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, मुझे पता है मैं क्या हूं और मुझे क्या करना है। लेकिन मैं सिखाऊंगा जरूर मेरे बच्चों को, मुझे पता है कि भाई जहां बच्चा गलती करेगा वहां इलाज भी करूंगा, ये पक्का है। ठीक है ना? अब मुझे ये बताइए कि भाई एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी? और मजे की बात है कि एनिमल्स या प्लांट्स नाइट्रोजन गैस को यूटिलाइज ही नहीं करते, इसलिए सबसे ज्यादा है। यूटिलाइज करते हो खींच जाते अब तक हम, हाँ या ना? हाँ, तो हम नाइट्रोजन गैस का यूज, प्लांट भी नाइट्रोजन गैस का यूज नहीं करते। गैस का यूज नहीं करते लेकिन नाइट्रोजन यूज करते हैं, हाँ या ना? तो आप बताइए, प्लांट्स में ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के फॉर्म में यूज है, जैसे कि अमोनिया वाले कंपाउंड्स, जैसे कि नाइट्राइट, जैसे कि नाइट्रेट की फॉर्म में। मतलब आप बताइए कि सबसे पहले हमें यह करना पड़ेगा कि जो नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसे आप नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जैसे कि अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर पाए। और ऐसा करने के लिए आपको इस नाइट्रोजन गैस का फिक्सेशन करना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? तो फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट्स इनटू द कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन, हाँ या ना? और आप बताइए कि जो कंपाउंड्स हैं अमोनिया के, नाइट्राइट के, नाइट्रेट के, इन्हें प्लांट क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। क्या कर लेता है? तो इसका मतलब प्लांट्स जो नाइट्रोजन यूज करते हैं, जिस नाइट्रोजन को अपटेक करते हैं, जिस नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन करते हैं, वो इस फॉर्म में होती है, अमोनिया, नाइट्राइट या, और सबसे ज्यादा यूज आपको पता है प्लांट किस फॉर्म में करते हैं? नाइट्रेट की फॉर्म में। इसे आप बोलिए कि नाइट्रोजन पूल ऑफ सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब नाइट्रोजन गैस भी होती है सॉइल में, ऐसे बोलो। लेकिन प्लांट नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं करता। इसका मतलब नाइट्रोजन गैस, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, ये सब सॉइल में है, लेकिन पूल में केवल ये तीनों ही आएंगे। अमोनिया वाले कंपाउंड्स, नाइट्रेट वाले कंपाउंड्स, नाइट्राइट वाले कंपाउंड्स आर नोन एज द पूल ऑफ द सॉइल, नाइट्रोजन पूल ऑफ द सॉइल। यहां नाइट्रोजन गैस को पूल में इंक्लूड नहीं करना। पूल वो होता है जिस नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता। सही है बात या नहीं? तो प्लांट ने क्या किया, इस नाइट्रोजन को यहां से एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये प्लांट्स इस नाइट्रोजन को यूटिलाइज करेंगे,
नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स बनाएंगे और इन प्लांट्स को खा जाएंगे कौन? एनिमल्स। तो बताइए कि ये नाइट्रोजन कहां आ गई? अब एनिमल्स में। कहां आ गई? एनिमल्स में। अब आप बताइए कि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट हैं, इनकी क्या होगी? डेथ। बच्चे का यहाँ क्वेश्चन फिर काउंटर पे आके बनता है, हर कोई नहीं पूछता लेकिन पूछ लेता है बच्चा कि सर प्लांट को तो चलो एनिमल खा गया इसलिए प्लांट मर गया, प्लांट खा के एनिमल क्यों मर गया? तो फिर मैं उसको कहता हूँ ये बात मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ऐसे कि भाई प्लांट ने अपना लाइफ स्पैन पूरा किया उसके बाद प्लांट मरा है, एनिमल ने भी अपना लाइफ स्पैन पूरा किया उसके बाद एनिमल मरा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो प्लांट और एनिमल्स दोनों ने अपना लाइफ स्पैन क्या कर लिया है, और कंप्लीट लाइफ स्पैन करने के बाद उनकी क्या हो रही है? डेथ हो रही है। तो आप बताएंगे कि अब ये प्लांट और एनिमल जो है इस सॉइल के अंदर वो एक अब डिकेइंग मटेरियल बन गए हैं, जैसे कि हम ह्यूमस पढ़ते हैं ना, यस और नो? तो अब वो प्लांट और एनिमल्स जो है वो अब वो डिकेइंग मटेरियल है जिनका सॉइल में डीकंपोजिशन हो रहा है, यस और नो? तो बोलो डिकेइंग मटेरियल का जब डीकंपोजिशन होता है, बोलो डिकेइंग मटेरियल का जब, मतलब ये क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? सही है। तो डीकंपोजिशन के दौरान बोलो अमोनिया बनती है। प्लांट और एनिमल के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका जब क्या किया जाता है तो क्या बनती है? इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप बताइए ये प्रोसेस कहां हो रहा है और इसे करता कौन है? बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया को डीकंपोजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बैसिलस वल्गेरिस, बोलो बैसिलस वल्गेरिस, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस माइकोइड्स, ऐसे बैक्टीरिया के नाम है। ये डाइवर्सिटी में पढ़ने को मिलेंगे आपको, यहां पर भी पढ़ाऊंगा भी मैं, लेकिन लास्ट में जब नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट कंपाइल कर रहा हूँ ना उस टाइम पे, अभी नहीं, क्योंकि इन प्रोसेस की मुझे सबकी डिटेल करवानी है आपको। सही है बात या नहीं? तो उस टाइम पे मैं इनके एग्जाम्पल भी लिखूंगा, यहां भी लिख सकता हूँ लेकिन लास्ट में मुझे याद करवाना है तो मैं वही लिखूंगा। तो अमोनिफिकेशन जो है वो क्यों कौन करते हैं? बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया जो अमोनिफिकेशन करते हैं उनको अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमोनिया बनेगी, इस अमोनिया में से बोलो कुछ अमोनिया तो उड़ जाएगी गैस की फॉर्म में, अमोनिया वॉलेटाइल होती है बोलो, ठीक है? तो कुछ तो उड़ जाएगी, कुछ अमोनिया बोलो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि प्लांट अमोनिया एब्जॉर्ब करते हैं, यस और नो? लेकिन इस अमोनिया का मैक्सिमम हिस्सा बोलो ऐसे नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। अब जो नाइट्राइट बनेगा उसको थोड़ा बहुत तो एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, लेकिन इसका मैक्सिमम हिस्सा नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, और नाइट्रेट को प्लांट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसलिए मैंने ये लाइन तो पूरी और इधर की डॉटेड बनाई है, हाँ या ना? तो डॉटेड लाइन का मतलब है कि कम यूज करते हैं, और स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ज्यादा यूज करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अब आप बताइए कि भाई अमोनिया से बनना नाइट्राइट और नाइट्राइट से बनना नाइट्रेट, इस प्रोसेस का नाम है बोलो नाइट्रिफिकेशन। क्या नाम है? होता है कहां पर? और करवाते हैं इसको बैक्टीरिया, और उन बैक्टीरिया का नाइट्रीफाइंग नाम बोलो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। और ये बैक्टीरिया तो आपको पक्का याद होने ही चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी में भी पढ़ाए गए हैं एग्जाम्पल ये, और यहाँ इस चैप्टर में भी, और पढ़ाऊंगा मैं भी बहुत बढ़िया से, आपको दिखाऊंगा भी एनसीईआरटी में कहाँ है कैसे हैं सब बातें। इनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। अब इससे नाइट्रेट बन गया, बन गया ना? तो आप बताओ कि भाई अगर आप प्रोसेस अच्छे से चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा? फिक्सेशन से अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाओगे आप, फिर आप इसका क्या करवाओगे? अपटेक एंड, फिर प्लांट का बायोमास और एनिमल का बायोमास बनेगा क्योंकि प्लांट को एनिमल्स खा लेंगे, फिर उसके बाद इनके डिकेइंग मटेरियल से अमोनिफिकेशन होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? और फिर अमोनिफिकेशन से आगे
हमें नंबर 4 पे क्या याद करना है? गर्दन सबके ऊपर, आई कांटेक्ट कंपलसरी, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। समझ रहे हैं बात या नहीं? हाँ, तो नंबर 1 पे नाइट्रोजन फिक्सेशन, नंबर 2 पे अपटेक, नंबर 3 पे अमोनिफिकेशन और नंबर 4 पर। अब आप बताएंगे कि भाई जो नाइट्रेट बन गया ना, नाइट्रेट, उसका मैक्सिमम हिस्सा तो किसने ले लिया, और कुछ हिस्सा इसका फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इस प्रोसेस को बोलो डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? और बताइए कि जो डी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, क्या ये भी कहां होता है? सॉइल में। और इसको करते हैं बोलो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बोलो स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। बोलो स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस जो है वो ये काम करते हैं। समझ रहे हैं बात? हाँ या ना? अच्छे से। अब आपको बताना है कि ये नंबर 5 का स्टेप है। तो इसका मतलब हमने नाइट्रोजन गैस से प्रोसेस शुरू किया, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे। आए कहां पर? तो गैस से शुरू किया, गैस पे खत्म किया, नाइट्रोजन साइकिल। बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट सेम। लेकिन कितने प्रोसेस हो गए? अब इन 5 में से समझना, बात को ध्यान से सुनना। ऐसे ये बात कहीं स्टेट मतलब एग्जैक्ट लिखी नहीं हुई, लेकिन एग्जामिनर पूछ सकता है। पूछो क्या? कि भाई नाइट्रोजन साइकिल में टोटल स्टेप कितने? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो वो आपसे पूछेगा पता है क्या? इन 5 में से यूजफुल कितने और प्लांट के लिए वेस्टफुल कितने, हार्मफुल कितने? बोलो एक हार्मफुल है, बाकी चारों यूजफुल है। पूछो कैसे? वो को प्लांट को सॉइल से नाइट्रोजन लेनी है, तो नाइट्रिफिकेशन से सॉइल में नाइट्रोजन का लेवल अपटेक करेगा, फायदेमंद है। किसी पुराने डेड प्लांट का डीकंपोजिशन हो रहा है, वो भी फायदेमंद है, अमोनिया बन रहा है और उससे फिर नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, ये भी फायदेमंद है। लेकिन डी नाइट्रिफिकेशन नुकसान वाला है, हार्मफुल है। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रेट था ये प्लांट के लिए फायदेमंद था, है ना? लेकिन डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने क्या किया कि इस नाइट्रेट को फिर से नाइट्रोजन गैस में बदल दिया, जो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता। इसका मतलब यूटिलाइज्ड फॉर्म से अनयूटिलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है डीनाइट्रिफिकेशन ने। इसलिए वो प्लांट के लिए कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? तो टोटल बताओ, नाइट्रोजन साइकिल के कितने स्टेप हैं? पहला नाइट्रोजन, सेकेंड हाँ अपटेक एंड थर्ड हाँ फोर्थ हाँ नाइट्रीफिकेशन के बाद फिफ्थ डी नाइट्रीफिकेशन। सही है? समझ आई बात? कोई दिक्कत? पक्का? बढ़ूं आगे? चलो फिर। तो बताइए कि इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप हमें पढ़ना है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है, बोलो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस टू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। सही है बात या नहीं? गर्दनें सबकी सीधी, बोल रहा हूं बार बार लटक जाते हो तुम 2 मिनट में ही। हाँ, ऋषि मुनियों के पास वो होता है ना, हाथ रखने वाला, यूं ऐसे करके, वो हैंडल सा वी सा बना होता है, और लगाना पड़ेगा तुम्हारी गर्दनों के नीचे ऐसे, है ना? जैसे आई टेस्ट करवाने जाते तो मशीन पे नहीं रखवाते ये कि चिन्ह जो है उसको रखो यहाँ पे, ऐसे वो एडजस्ट करते हैं उसको। तो वैसा ही वो स्टैंड लगाने पड़ेंगे यहाँ पे कि चिन्ह इस पे रख के सीधा यहाँ। सही है बात या नहीं? हाँ यस सर। देखो, मैंने ना इवोल्यूशन की जब पहली बार किताब देखी थी,
तो उसमें इंसान को पहले यूं दिखाया, फिर थोड़ा यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर लास्ट में सीधा खड़ा था। तुम्हारा काम उल्टा हो गया शुरू। अब धीरे धीरे झुकते जा रहे हैं बेटे, डी इवोल्यूशन के बजाय डी इवोल्यूशन में जा रहे हैं, अब रिवर्स चल रहा है ना। हाँ यस सर, देखो एक बात याद रखना, काम की बातें सुनना बच्चे, नाइट्रोजन साइकिल को हल्के में नहीं लेना। टॉपिक छोटा है लेकिन है बहुत अच्छा, डिटेल केवल नाइट्रोजन की है इसमें। सही है बात या नहीं? तो आप बताना, कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन गैस टू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉन एज, बोलो, दिस एबिलिटी इज ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, या बोलो मोनेरन्स। मोनेरा किंगडम होता है ना, केवल उनमें ही ये एबिलिटी मिलती है आपको। मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की जो एबिलिटी है, नंबर एक स्टेप, ये केवल और केवल प्रोकैरियोट्स कर सकते हैं। सही है? मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा राइट और रॉन्ग। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इज एबिलिटी ऑफ द प्रोकैरियोट्स। The ability of the nitrogen fixation of atmospheric nitrogen fixation is the ability of all prokaryotes. हाँ, all prokaryotes false है। प्रोकैरियोट्स की एबिलिटी होती है, ये बात ठीक है, लेकिन ये सारे प्रोकैरियोट्स कर सकते हैं, ये बात ठीक समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? सारे प्रोकैरियोट्स ऐसा कर सकते हैं, ये बात ठीक नहीं है। रीजन बताता हूं। बताइए कि नाइट्रोजन गैस से जब फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन वाले कंपाउंड बनते हैं, तो पहला कंपाउंड जो बनता है वो कौन बनता है? अमोनिया। और अमोनिया बनाने के लिए एंजाइम काम करता है, बोलो नाइट्रोजिनेज। कौन सा? कौन सा? नाइट्रोजिनेज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से। अब आपको ये बात समझनी है कि भाई, जब नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम करता है तो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, इन प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। लेकिन आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, पूछो क्या? कि जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह का होता है, बोलो। एक तो होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या होता है? और एक होता है ए बायोलॉजिकल या ए बायोटिक। और अभी हम जो डिटेल करेंगे इस चैप्टर में, वो किसकी करेंगे? अभी जो बात मैं आपको बता रहा हूं ना, ये, हाँ या ना, इस बात को आपको ओनली रीड करना है। पूछो क्या? बोलो, ए बायोलॉजिकल या ए बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें कोई लिविंग काम नहीं करता। अब बोलो, कोई लिविंग काम नहीं करता तो फिर हमारे किस काम का? हम तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में लिविंग्स होते हैं, और इसमें कोई लिविंग काम, तो फिर इसकी डिटेल करने की भी जरूरत नहीं है हमें, बोलो ऐसे। सही है बात या नहीं? हालांकि एनसीईआरटी ने पढ़ाया है तो पढ़ेंगे। ए, एक तो आपको याद, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा? इसे एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रिकल भी लिखा है। कौन सा लिखा है? होता क्या है कि बोलो, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, हाँ या ना? दोनों स्टेबल है, रिएक्ट नहीं कर रही है। बोलो, बहुत तेज बिजली चमक रही है, बहुत तेज धूप पड़ रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, तूफान आ गया, तो ये जो एटमॉस्फेयर में गैसेस पड़ी हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि आपस में क्या कर लेते हैं? हवा में ही है, कोई काम नहीं कर रहा लिविंग ऑर्गेनिज्म, हवा में ही लाइटनिंग हो रही है। क्या हो रही है? बिजली चमक रही है ना? बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज लाइट फॉल हो रही है। तो उस केस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके, बोलो, नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और नाइट्राइट बनाता है। ये जो नाइट्राइट बना है ना, NO2, ये रिएक्ट करता है मॉइस्चर से, एटमॉस्फेयर की। मॉइस्चर मतलब क्या हो गया? ह्यूमिडिटी, वाटर। वाटर से रिएक्ट करता है और बना देता है, बोलो, HNO3, नाइट्रिक एसिड। बैठ जा, कहां जा रहा है? क्या हो गया? बढ़िया नहीं पढ़ा रहा मैं?
नहीं नहीं, बढ़िया नहीं पढ़ा रहा मैं, तभी तो मुंह धोने जा रहा है। धोया फिर, धोया भाग के जा। ज्यादा ही सीधा है। आजकल की दुनिया में इतना सीधा नहीं होना चाहिए कोई, है ना। हाँ हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चे, चालाक नहीं बनना हमें लाइफ में, ये बात दिमाग में रख लो आप। चंट बनना है। हाँ, चालाक नहीं बन, चालाकी मतलब होता है चालाक लोमड़ी वाली कहानियां पढ़ते थे हम, नेगेटिव थिंकिंग। चंट का मतलब होता है तेज तर्रार। कहते हैं ना कि यार उनका बच्चा बड़ा तेज है, बड़ा मतलब ऐसे बात गिरने नहीं देता, हाथों हाथ जवाब होता है उसके पास हर बात का। तो चंट बनना है। कई मतलब कई बार होता है कि हम बोल ही नहीं पाते, सामने वाले के सामने अपनी बात रख ही नहीं पाते, है ना। तो चालाक नहीं बनना। चालाक शब्द मतलब नेगेटिविटी है, चंट होना मतलब पॉजिटिविटी, एनर्जेटिक। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो चालाकी नहीं करनी। हाँ, चंट बनना है। ऐसे कोई हर कोई बेवकूफ थोड़ी बना जाएगा हमें। नहीं समझ रहे मेरी बात, वो वाली बात है उस तरीके से। ठीक है। हाँ। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करती है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रस ऑक्साइड वाटर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। नाइट्राइट, नाइट्राइट वाटर से रिएक्ट करता है। मॉइस्चर से, हवा में चल रहा है सब, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है वहां पर। और सीधा क्या बन गया, HNO3। अब बोलो HNO3 जो है वो नीचे आएगा सॉइल में बाय रेनफॉल, है ना। बारिश हुई तो नीचे आ गया। एसिड रेन पढ़ते हो ना। हालांकि एसिड रेन में सबसे ज्यादा नाइट्रिक एसिड होता है, और सॉरी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, लेकिन उसमें नाइट्रिक एसिड भी तो होता है। तो ये नीचे सॉइल में आ गया। अब सॉइल में आने के बाद ये जो HNO3 है ना, ये रिएक्ट करता है बोलो सॉइल में प्रेजेंट अमोनिया के साथ, तो बना देता है बोलो अमोनियम नाइट्रेट। क्या बनाता है। और अमोनियम नाइट्रेट को बोलो प्लांट करता है। अमोनियम नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। या फिर बोलो सॉइल में जो HNO3 आया है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना देगा कैल्शियम नाइट्रेट, और इस कैल्शियम नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। और मजे की बात यह है कि प्लांट सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से, वो कैल्शियम नाइट्रेट का ही करते हैं। हम कहते हैं ना कि प्लांट एब्जॉर्ब द नाइट्रेट इन मैक्सिमम क्वांटिटी, है ना। और नाइट्रेट में भी अगर पूछे तो बोलो कैल्शियम नाइट्रेट को प्लांट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ये तो हुआ बोलो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक होता है इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिकल, लेबोरेटरी के अंदर। हेबर मेथड याद है। नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस ऑन हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से जब दोनों गैसेस को क्या किया जाता है, प्रेशराइज, तो बोलो ये लीकर अमोनिया बनती है इससे रिएक्ट करके, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में हाई प्रेशर पे बनाई जाती है, इसलिए बोतल में बंद करके रखते हैं। खोल दो तो फैल जाती है। एक बार गलती हो गई थी मेरे से। हाँ, ऐसे अमोनिया का बोतल पड़ा है 5 लीटर का, और मैंने ढक्कन मेरे नाक के ठीक ऊपर ही खोल लिया था, यहीं पे ठीक स्लैब होती है ना लैब में, इस साइड की होती है। तो यहाँ बोतल पड़ी है, और उसका माउथ ऊपर वाला है ही, ढक्कन मैंने वहीं खड़े खड़े खोल दिया। तो मुझे पता है वो आधा घंटा मेरा कैसे बीता था। हाँ, वो याद है मुझे अभी तक। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। और इस अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं CO2 से, और बन जाता है यूरिया। क्या बन जाता है, यूरिया। और यूरिया खेत में मिट्टी में डाल देते हैं, प्लांट वहां से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर रहा। बोलो ये तो इंडस्ट्रियल हमने करवाया, ये नेचुरल एटमॉस्फेयर में हुआ, लेकिन दोनों में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म काम। इसलिए मैंने यहाँ शब्द क्या लिखा, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांस कम है। क्योंकि बायोलॉजी के पेपर में ए बायोलॉजिकल क्यों आएगा। नहीं समझ रहे आप मेरी बात। लेकिन है हमारे एनसीईआरटी में, इसलिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करूंगा अब मैं। किसकी। तो आप बताइए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन की फिक्सेशन की एबिलिटी केवल और केवल किसके पास है। किसके पास है। या तो प्रोकैरियोट्स बोल दो, या फिर मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स को बोल दो। या तो प्रोकैरियोट्स बोल दो, और या फिर मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स को बोल दो। सही है बात या नहीं।
हाँ हाँ आ गया। ये क्या, ताकि आप इससे कनेक्ट कर पाओ ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि भाई जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी जो होती है वो केवल और केवल किसके पास होती है? प्रोकैरियोट्स के पास। किसके पास? प्रोकैरियोट्स के पास। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? अब बताओ कि भाई प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनिज्म तो अलग अलग टाइप के हैं। जब आप प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे, तो आपके सिलेबस में 4 ऑर्गेनिज्म है। 4 होते नहीं, होते तो ज्यादा है प्रोकैरियोट्स मोनेरा में, लेकिन पढ़ाए केवल कितने जाते हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्किबैक्टीरिया। बोलो चारों का नाम। दोबारा बोलो। हाँ, माइकोप्लाज्मा और आर्किबैक्टीरिया, ये 4 ऑर्गेनिज्म जो हमें मोनेरा में पढ़ाए गए हैं। सारे नहीं पढ़ाए गए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब इसमें क्या है कि आपको जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना है तो 2 टाइप का बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना है। एक तो आप पढ़ेंगे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्री लिविंग का मतलब होता है मैं अकेला रहता हूं और अकेला ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, उसे हम फ्री लिविंग कहते हैं। जिसमें हम पहले नंबर पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे किसका? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में एग्जाम्पल एक तो याद करना है आपको अजोटोबैक्टर का, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपको याद करना है बेजरनिकिया का, मेरे को इसकी स्पेलिंग याद नहीं रहती। 202 नंबर पेज पे ना सेकंड पैराग्राफ है, देख के लिख रहा हूं स्पेलिंग में, है ना। और तीसरा है रोडोस्पाइरिलम। ये 3 बैक्टीरिया हमारे सिलेबस में है, तीनों याद करने हैं। इनमें से अजेटोबैक्टर और जो बेजरनिकिया है इनको तो याद करना है एरोबिक। कैसा? एरोबिक। और जो रोडोस्पाइरुलम है एनारोबिक। अब एरोबिक और एनारोबिक का मतलब समझते हो? जो ऑक्सीजन यूज करे रेस्पिरेशन में, जो यूज ना करे। सही है बात या नहीं? ये तो हुए बैक्टीरिया, और दो तीनों याद होने चाहिए, सिलेबस में है हमारे 202 नंबर पेज पे और इस इक्वेशन का ठीक नीचे, है ना। फिर उसके बाद बोलो साइनो बैक्टीरिया, जो अकेले नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल बोलो नॉस्टॉक, एनाबीना, ओलोसीरा और ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ये सारे चारों एग्जाम्पल आपको याद होने ही चाहिए बच्चे। रीजन क्या है कि ओलोसीरा जो है वो पहले लिखा गया था, स्टेट पीएमटी में पूछ लिया गया है। ऑसिलेटोरिया तो पीएमटी में ही आ गया, ए पीएमटी में नीट से पहले आपको मिल जाएगा सेकंड एक्सरसाइज में, पैडी फील्ड के लिए। राइस फील्ड होता है ना, राइस फील्ड, पैडी फील्ड कहते हैं, उसमें पानी ज्यादा और रेत कम है, तो ज्यादा पानी वाला जो फील्ड होता है उसको पैडी फील्ड कहते हैं। वहां पर ऑसिलेटोरिया और ओलोसीरा दोनों काम करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पैडी फील्ड में फिलामेंटस कौन है नाइट्रोजन फिक्सर, तो साइनोबैक्टीरिया लिखा हमने, आंसर क्या दिया? ऑसिलेटोरिया। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन अगर ये पूछ लें कि भाई पैडी फील्ड में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो ओलोसीरा करता है। लेकिन फिलामेंटस ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफ क्योंकि फोटोसिंथेटिक होता है, फिलामेंटस ऑटोट्रोफ नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड। और ये पूछा जा चुका है पीएमटी एपीएमटी के अंदर 2016 से पहले, आपको सेकंड एक्सरसाइज में मिल जाएगा, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। हालांकि एनसीईआरटी में तो नॉन स्टॉक और एनाबीना का ही एग्जांपल है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है, ये तो हुआ बच्चों को ऐसा फ्री लिविंग। अब दूसरा आपको याद करना है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में वही बात, पहले आपको याद करने हैं बैक्टीरिया। क्या याद करने हैं? क्या याद करने हैं? बैक्टीरिया में जैसे आप एग्जांपल याद करोगे, बोलो राइजोबियम। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोसिस करता है
लेग्यूम प्लांट्स के साथ सिम्बायोसिस किसके साथ करता है? लेग्यूम प्लांट के साथ, और बनाता है रूट नोड्यूल, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम क्या है? और बताओ कि ये जो टॉपिक है ना राइजोबियम का लेग्यूम से सिम्बायोसिस करना, बोलो ये हमारे सिलेबस में डिटेल्ड है, तो इसको तो बहुत सही से पढ़ेंगे हम कि कैसे लेग्यूम प्लांट अंदर मतलब लेग्यूम प्लांट की रूट में बैक्टीरिया जाता है, कैसे इंफेक्शन करता है, कैसे सिम्बायोसिस होता है, सारी बात बोलो डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो सही है बात या नहीं? दूसरा जो बैक्टीरिया याद करना है यहां पर वो है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया, और ये सिम्बायोसिस करता है बोलो नॉन लेग्यूम प्लांट के साथ। किसके साथ? किसके साथ? और फिर बनाता है एक स्ट्रक्चर रूट नोड्यूल। इसकी डिटेल नहीं है, ये एक एग्जांपल तो है। और इसके लिए प्लांट का जो एग्जांपल दिया ना नॉन लेग्यूम प्लांट का, वो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है एलनस का। लेकिन आप एक मेरी तरफ से भी याद करना, कैजुराइना। ठीक है? रीजन क्या है कि ये आपको पीछे मिल जाएगा, नीट से पहले एपीएमटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना? फ्रैंकिया के बारे में, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो वहां 4 एग्जांपल्स थे जिनमें से एक एग्जांपल कैजुराइना का था। तो वो सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका इससे, एग्जाम में आया हुआ। हालांकि एलनस तो एनसीईआरटी में दिया गया है। जैसे ना आप एनसीईआरटी पेज नंबर 202 पे अभी आपने पहले फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर वाला एग्जांपल पढ़ा था, उसके बाद सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखा एनसीईआरटी ने। तो इसकी 4th लाइन में देखो एग्जांपल है कि सच प्लांट्स सच एज अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट बीन, पी, लेंटिल्स, क्लोवर बीन, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, लिखे ना ऐसे। एक तो ये एग्जांपल आपको याद करने हैं, ये एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। सही है बात या नहीं? एक एनसीईआरटी का पेज नंबर देखो तुम, 79 है शायद, है ना? नहीं 81 है। नहीं 79 ही है। 79 पे ना मॉर्फोलॉजी की फाबेसी फैमिली है, वो भी लेग्यूमिनेसी फैमिली है, लेग्यूम मटर फैमिली, है ना? इसके भी एग्जांपल है, देखो आप नीचे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इंडिगोफेरा, सेसबेनिया, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल में ल्यूपिन, स्वीट पी, मेडिसिनल में मुलेठी, है ना? अब कल को क्या हो एग्जाम में, एग्जाम्पल तो आ जाए इसमें से, और पूछ लें कि भाई राइजोबियम किसके साथ सिम्बायोसिस कर रहा है। अब बच्चा क्या 202 नंबर पेज पे ढूंढ रहा है कि सर अल्फा अल्फा, स्वीट पी, स्वीट क्लोवर, लेंटिल्स, गार्डन पी, इसमें तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं आया। एग्जाम्पल तो यहां से आया, तो बोला ये दोनों ही एग्जाम्पल लेग्यूम के हैं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, वो तो एग्जामिनर चाहता है कि भाई बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है वो देखे। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो इसको आप सॉल्व करना इस तरीके से। हालांकि चांसेस ज्यादा 202 नंबर पेज से आने की है, लेकिन अगर वहां से 79 से भी आ जाए तो दुखी थोड़ी होना है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? दूसरा बैक्टीरिया के साथ आपको जो एग्जाम्पल याद करना है वो याद करना है साइनो बैक्टीरिया। क्या याद करना है? बोलो, साइनो बैक्टीरिया इज ऑल्सो नॉन एज ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, खड़े हो बेटा, बाहर चल, 4th फ्लोर पे मेडिकल रूम में। चलो 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 जल्दी से, फुर्ती से, चलिए 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 बच्चे, भाग के जाइए। 4th फ्लोर मेडिकल रूम है, पता है ना, सीढ़ियों के साथ, भाग के जाओ। यहां बाहर निकल के खड़े हो जाइए। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी की बात चल रही है ना यहाँ पर। तो टोटल प्लांट बताओ प्लांटिंग किंगडम में कितने हैं? 5। पा नहीं, 5। पा क्या होता है? 5 होता है। इसको लगा गलत ना हो जाए, अगर ये पा नहीं, 5 है। बोलो, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पा, पा में पा, पहला क्या है?
दूसरे, तीसरे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो कितने प्लांट हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। आप बताइए एल्गी, और इधर देखो ब्लू ग्रीन एल्गी, बोलो एल्गी एल्गी की नहीं बनती। बाकी आपको ब्लू ग्रीन एल्गी सबके साथ सिम्बायोसिस करता हुआ दिखेगा। एल्गी के साथ कोई एग्जांपल नहीं है हमारे पास, होता भी होगा तो शायद हमें नहीं पता क्योंकि किताबों में नहीं है ना। एल्गी के अलावा बोलो ब्रायोफाइटा के प्लांट्स में भी सिम्बायोसिस दिखेगा एल्गी का, ब्लू ग्रीन एल्गी का। टेरिडो में भी दिखेगा, जिम्नो में भी दिखेगा, एनजीओ में भी दिखेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं ब्रायोफाइटा के लिए, तो ब्रायोफाइटा में एग्जांपल आप याद करेंगे एंथोसिरोज, लेकिन याद नहीं करेंगे, केवल रीड करेंगे। ठीक है। टेरिडोफाइटा में आप याद करेंगे एजोला प्लांट, और एजोला की क्या, लीव्स के साथ सिम्बायोसिस करता है। किसके साथ? लीव्स के साथ सिम्बायोसिस करता है। कौन? समझ रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया। किसके साथ? और ये एग्जांपल आपको याद करना ही करना है क्योंकि टेरिडोफाइटा में एग्जांपल में है ये। समझ रहे हैं? एक्वेटिक एक्वेटिक टेरिडोफाइट में एग्जांपल है एजोला का। ठीक है बात या नहीं? नंबर 3 पे जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म्स में एग्जाम्पल याद करोगे आप साइकस का, और साइकस में भी इन रूट्स का नाम दोगे कोरोलॉइड रूट्स, कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो साइकस की फाइब्रस रूट के साथ सिम्बायोसिस करता है, और साइकस की रूट के साथ सिम्बायोसिस के बाद जो नाम आता है रूट का, उसको नाम क्या देते हो? 38 नंबर पेज देखो आप, जिम्नोस्पर्म में जहां माइकोराइजा पढ़ा था ना आपने 8th लाइन में, पाइनस के लिए माइकोराइजा, और माइकोराइजा से आगे उन्होंने कहा कि साइकस की फाइब्रस रूट के साथ सिम्बायोसिस करता है साइनोबैक्टीरिया फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उसे बोला उन्होंने कोरोलॉइड रूट्स। 38 नंबर पेज पे जिम्नोस्पर्म में माइकोराइजा लिखा हुआ मिलेगा, देखो आप। माइकोराइजा के ठीक बाद उन्होंने साइनोबैक्टीरिया से बात करते हुए कोरोलॉइड रूट्स के बारे में लिखा है। तो पाइनस का एग्जांपल हो जाएगा माइकोराइजा के लिए, और साइकस एग्जांपल हो जाएगा। तो ये याद होना ही होना। तो इसका मतलब टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म तो पक्का याद करने हैं, और एंजियोस्पर्म में याद करना है गनेरा प्लांट, जो याद नहीं करना है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है। तो आप ब्रायो मत याद करना, एनजीओ मत याद करना, लेकिन टेरिडो और जिम्नो के एग्जाम्पल पक्का याद करने हैं आपको, 100% याद करने हैं। अगर आप इन्हें पक्का याद करेंगे तो एनसीईआरटी को कवर कर पाएंगे आप। समझ पाए हैं बात? हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम? मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको बात समझ में आई है, या सब ऊपर से गया है? आगे बढ़े फिर। चलो फिर, ये हो गया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फ्री लिविंग भी, और सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ रहकर जब करते हैं। सही है बात या नहीं? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जब साथ साथ रहकर ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सही है बात? हाँ या ना? अच्छे से आगे बढ़ते हैं। बताइए कि भाई अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम की। किसकी? नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। जब ये नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, और हाइड्रोजन जुड़ना मतलब, हाइड्रोजन जुड़ना मतलब, हाइड्रोजन जुड़ना मतलब, हाँ तो ठीक है। सही है बात या नहीं? तो नाइट्रोजनेज में जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन जोड़ता है तो उसका रिडक्शन करवा देता है, हाइड्रोजन निकलना, ऑक्सीडेशन, और जुड़ना। अब बताइए कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, कौन? ये मिलता है इन प्रोकैरियोट्स। पूछो क्यों? आप बताइए कि प्रोकैरियोट्स में एक जीन होता है निफ जीन। कौन? जो कि सिंथेसिस करवाता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का। किसका?
इसका मतलब नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज नॉट फाउंड इन अदर ऑर्गेनिजम्स विद एक्सेप्ट मोनेरंस, हाँ या ना? बिकॉज इनमें कौन सा जीन नहीं है, और निफ जीन ही एंजाइम बनवाता है। बोलो, जीन ही एंजाइम बनवाते हैं, जीन मतलब डीएनए होता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये प्रोकैरियोट्स में निफ जीन है, लेकिन दूसरों के पास ये नहीं है। सही है बात या नहीं? दूसरा बताओ कि जब हम नाइट्रोजिनेज एंजाइम की बात करते हैं, किसकी, तो इसमें दो स्ट्रक्चरल पार्ट हैं। बोलो, एक होती है इसमें MOFE प्रोटीन, और एक होती है इसमें FES प्रोटीन। तो एक क्या मिलता है इसमें, MOFE प्रोटीन, और दूसरा FES प्रोटीन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? जब हम MOFE प्रोटीन और FES की बात करते हैं, तो आपको यह बताना है कि जब हम इस एंजाइम की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें दो प्रोटीन है नाइट्रोजनेज में। MOFE ये हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन कल एक लाइन पढ़ी थी कि मोलिब्डेनम इज द पार्ट ऑफ द नाइट्रोजनेज एंजाइम, सिर्फ उस चक्कर में बोल रहा हूं। ये बात तो है कि ये MOFE प्रोटीन होती है, नाइट्रोजनेज एंजाइम एक MOFE प्रोटीन होती है, ये बात तो है, लेकिन स्ट्रक्चर का डायग्राम नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब आपको बताना है कि इसके साथ साथ इसमें FES भी प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। अब आप बताइए कि किसी भी एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट वो जगह होती है जहां सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है। कौन? सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है, उस जगह का नाम, जहां सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है उसका नाम, जहां सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है उसका नाम एक्टिव साइट। बताइए, एक्टिव साइट पर जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर से आकर कौन जुड़ा, अब नाइट्रोजन जुड़ा, तो उसके बाद आपको इसका क्या करवाना है, क्या करवाना है? तो रिडक्शन के लिए क्या होता है कि जो FES प्रोटीन है ना, वो साइटोप्लाज्म से किसी से भी इलेक्ट्रॉन मांग के लाती है, क्योंकि FES का काम ही इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो वो किसी कंपाउंड से क्या लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेकर बोलो वो देते हैं किसको, MOFE प्रोटीन के Fe को। सही है? फिर MOFE प्रोटीन में जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो किसको दिए जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स? अब नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन आ गए, बोलो प्रोटॉन्स लिए जाते हैं साइटोप्लाज्म से। इलेक्ट्रॉन तो प्रोवाइड करवाता है FES प्रोटीन, प्रोटॉन आते हैं साइटोप्लाज्म से, और फाइनली यहां से बनकर निकलता है अमोनिया। क्या बनकर निकलता है? अमोनिया। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो, यस और नो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ आई है बात, हाँ या ना? लेकिन इसको डिटेल करने की बिल्कुल भी जरूरत, ठीक है बात या नहीं? तो आप बताइए कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होता है उसके दो स्ट्रक्चरल पार्ट है, MOFE प्रोटीन, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद करनी है वो ये, बोलो, नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज सेंसिटिव फॉर O2। नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है, बोलो ऐसे, नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, यहां ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होने का मतलब समझो जैसे रुबिस्को पढ़ा था, तो रुबिस्को में CO2 जुड़ती है, O2 या दोनों, लेकिन एक टाइम में कोई, कौन? नहीं नहीं, जो अमाउंट में ज्यादा होगा, हाँ, जो अमाउंट में ज्यादा होगा वो जुड़ेगा। CO2 ज्यादा है तो, O2 ज्यादा है तो, दोनों बराबर है तो, मैं वही बोलना चाह रहा हूं। बताइए कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, कौन, इसमें नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है। कौन कौन? इसका मतलब नाइट्रोजन ज्यादा है तो नाइट्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन ज्यादा है तो अगर आप इससे काम करवाना चाहते हैं तो आप बताइए कि नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिवेट एट एनएरोबिक कंडीशंस, एनएरोबिक कंडीशंस मींस एट लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। सही है बात या नहीं? कि अगर नाइट्रोजनेज एंजाइम को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, क्या नाइट्रोजनेज एंजाइम को आप एक्टिवेट करना, तो ये एक्टिवेशन होगा एनारोबिक कंडीशंस में।
क्योंकि अगर ऑक्सीजन ज्यादा हुई नाइट्रोजनेज के आसपास, यस और नो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, हाँ या ना। अब आप समझो कि हमारे सिलेबस में जो डिटेल पढ़ाया गया है वो हमें पढ़ाया गया है राइजोबियम और लेग्यूम रूट सिम्बायोसिस, हाँ या ना। राइजोबियम और ये पढ़ाया गया है। आप बताओ कि भाई एक रूट है, बोलो ये है लेग्यूम रूट, बाहर एटमॉस्फेयर में सॉइल के अंदर प्रेजेंट है राइजोबियम, कौन प्रेजेंट है, बोलो यहां हम राइजोबियम को बताएंगे फ्री लिविंग, कैसा बताएंगे, राइजोबियम को कैसा बताएंगे, सही है बात या नहीं। और बताओ जब ये फ्री लिविंग कंडीशन में होता है, जब ये, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नोट अकर्स, नहीं होता, क्या नहीं होता, उसका रीजन ये है कि भाई नाइट्रोजनेज एंजाइम तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो जब सिम्बायोसिस कर रहा है तो जब अकेला रहेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, सही है। लेकिन क्या हुआ कि इस राइजोबियम बैक्टीरिया ने, रोहित कह रहा है कि सर टेस्ट में पूरी प्लांट फिजियोलॉजी आ रही है क्या, यस, बिल्कुल 100% पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, है ना, इवन एंजाइम्स भी ऐड होंगे, क्या ऐड होंगे, एंजाइम्स भी, तो पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, बढ़िया से। अब बच्चा क्या कि लग रहा है कि एक एक दो दो टेस्ट पेपर, मतलब चैप्टर का पेपर हो जाए, एक एक दो दो चैप्टर करोगे तो कैसे काम चलेगा, प्रेशर कैसे झेलोगे, नहीं समझ रहे आप मेरी बात, क्योंकि मेन एग्जाम में तो पूरा, तो बैकलॉग भी तो चाहिए, 3 टेस्ट 2 टेस्ट हो गए तुम्हारे, नहीं हो गए क्या, तो फिर, हाँ दो तीसरा आ गया, अब ये तो है नहीं कि तुम टेस्ट देना नहीं जानते, तो एक एक टेस्ट देते के थोड़ी काम चलेगा, काम चलेगा बैकलॉग को भी कवर करके साथ में, ठीक है, हाँ तो जरूरी हो जाएगा उसके लिए। हाँ ये ठीक है कि भाई आने वाले दिनों में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिवीजन क्लास जरूर रखूंगा साथ में, जिसमें आपके डाउट्स होंगे, आप ऑडियोबल भी होंगे और टाइप भी कर सकेंगे, मतलब मैं आऊंगा लाइव ही, क्योंकि ऐसे ऑफलाइन में क्लास लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पूरा दिन आपकी भी खुद की 4 क्लासेस चल रही हैं, 2 से 3 दिन रखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, पूरे चैप्टर वाइज कर देंगे कि आज आप फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के डाउट पूछ लो, आज आप प्लांट ग्रोथ और मिनरल्स के या ट्रांसपोर्ट के डाउट पूछ लो, आज आप मिनरल्स के और एंजाइम के डाउट पूछ लो, ऐसे करके, समझ रहे हैं मेरी बात यार, तो उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर भी कर दूँ, लेकिन उसके लिए जरूरी ये बहुत है कि भाई आप कम से कम तैयारी तो करें अच्छे से, तो आपको पता चले कि आपको एनसीईआरटी कितनी याद है, और पेपर प्योर जैसा आता है वैसा ही आएगा। अब बताओ कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है कौन, इसने क्या किया कि इस रूट को क्या कर दिया, इन्फेक्ट, रूट को क्या कर दिया, बताइए, रूट के जिस हिस्से को इसने इन्फेक्ट किया, रूट के जिस हिस्से को इसने, वहां सेल डिवीजन प्रमोट हो गए, और सेल डिवीजन प्रमोट हो गए तो वो वाला हिस्सा बोलो फूल गया, वो वाला हिस्सा फूल गया, और यहां के सेल्स में डिवीजन हुआ, इसलिए वो हिस्सा फूल गया, सेल्स में क्या हुआ, इसलिए ये हिस्सा क्या हो गया, फूल गया, सही है बात या नहीं। और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया थे वो इन सेल्स के अंदर थे, इंफेक्शन हुआ था तभी तो डिवीजन प्रमोट हुआ था, ये जो फूला हुआ हिस्सा बना है ना यहां पर, ये वाला, इसको कहते हैं रूट नोड्यूल, सही है। अब आप बताओ कि भाई जब सिम्बायोसिस हुआ तो नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू हुआ, क्योंकि यहां पर एक पिगमेंट, एक केमिकल का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम है, बोलो लेग हीमोग्लोबिन, क्या नाम है, यहां जो लेग है इसका मतलब टांगे थोड़ी है, हाँ, लेग मींस यहां है लेग्यूम प्लांट, सही है। हीम पार्ट जो होता है उसमें आयरन प्रेजेंट है और ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, और जो ग्लोबिन पार्ट है ना, ग्लोबिन पार्ट, इसे प्लांट सेल बनाती है, ये एक प्रोटीन है,
इसीलिए जब बैक्टीरिया अकेला था तो उसमें लेग हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता था, क्योंकि उसके पास केवल हीम था, ग्लोबिन तो था ही नहीं। लेकिन जब ये प्लांट के साथ आया तो इसको ग्लोबिन भी मिल गया, इसको ग्लोबिन भी मिल गया। सही है बात या नहीं? तो इसने क्या शुरू कर दिया? नाइट्रोजन फिक्सेशन। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो लेग हीमोग्लोबिन होता है ये एक ऑक्सीजन स्क्वेंजर का काम करता है। क्या करता है? बोलो, बाइंड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एंड डेवलप्स एनएरोबिक कंडीशंस। तो ये एनारोबिक कंडीशंस डेवलप करता है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ लेता है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि भाई, आप समझो कि ये हमारे पास एक रूट सेल थी, ठीक है? इस रूट सेल में एंजाइम काम कर रहा था नाइट्रोजिनेज। इस रूट सेल के अंदर बोलो प्रोसेस चल रहा था रेस्पायरेशन। सही है? रेस्पायरेशन में आप बताओ कि हमें जरूरत थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बताओ हमारे पास मॉलिक्यूल थे 100। कितने? उन हंड्रेड्स में से ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन में 40 चाहिए थी, तो एक्स्ट्रा कितनी है? गर्दनें सबके ऊपर होनी चाहिए भाई, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कितनी है? तो वो 60 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन तो नाइट्रोजनेज के साथ जुड़ जाती और नाइट्रोजनेज की एक्टिविटी को रोक देती। हाँ या ना? तो इसलिए तो बोलो यहां कौन था? लेग हीमो। उसने क्या किया? एक्स्ट्रा जो 60 ऑक्सीजन थी वो अपने साथ जोड़ ली ताकि नाइट्रोजनेज बच सके और नाइट्रोजन फिक्सेशन होने लग गया। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए लेग्यूम प्लांट्स में राइजोबियम के सिम्बायोसिस के दौरान एक पिगमेंट, एक केमिकल बनता है जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है क्योंकि वो ऑक्सीजन स्क्वेंजर का काम करता है और नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए एनारोबिक कंडीशंस को डेवलप करके देता है। समझ पाए हैं बात या नहीं? यस और नो? कोई प्रॉब्लम? कोई ऐसी बात जो लगे कि समझ नहीं आई तो बताओ। हाँ भाई? है? इधर मेरे पास भाग क्या? एग्जाम्पल पढ़। ओलोजिना। सही है। ये पूरा मोनेरा हो गया क्या? तो फिर मैंने क्या बोला था कि मोनेरा में टोटल 4 ऑर्गेनिज्म हमारे सिलेबस में है, केवल पढ़ने 2 ही है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। और सारे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते हैं। तो फिर तेरे को ये डाउट कैसे आ गया? बता। मैंने यही तो बोला था कि नाइट्रोजनेज जहां काम करेगा वो ऐसे काम करेगा। अब राइजोबियम में नाइट्रोजनेज होता है, लेकिन क्या सारे बैक्टीरिया में नाइट्रोजनेज होता है? क्या सारे मोनेरस नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं? तो फिर चलें भी आगे। यहां तो कोई दिक्कत? पक्का? फ्री लिविंग में सॉइल से ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें। बाहर से सॉइल से वो न्यूट्रिशन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं अपनी तरफ, आयंस भी और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, तोड़ तोड़ के। ये तो को पढ़ाया जाएगा, लेकिन कब पढ़ाया जाएगा? जब डाइवर्सिटी पढ़ेगा तो। थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, है ना? मैं तो तुम्हें बस एनाटॉमी पढ़ाऊंगा। अब आ जाऊंगा फिर वापस। अभी के लिए मेरे को जो पता चला है, कोई बात नहीं। जो पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ लो। चले आगे बढ़े। काम की बातें सुनो ना। दूसरी बातें करेंगे तो फिर मैं और काम की बात नहीं कर पाऊंगा। आप एक बात बताओ कि जो साइनो बैक्टीरिया है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे बीजीए भी बोलते हैं, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
ड्यूरिंग वाटर के फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सही है बात या नहीं? वाटर के फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अब बोलो अर्थ के पहले ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया, जिन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी, हाँ या ना? अब बताओ कि अगर ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये अगर, तो भाई फिर फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो नाइट्रोजन कैसे फिक्स करते हैं? क्योंकि इनके पास तो ऑक्सीजन का लेवल क्या है, तो फिर नाइट्रोजन इस काम कैसे करता होगा? सही है बात या नहीं? तो आप बताइए कि जैसे साइनोबैक्टीरिया हमने बनाया एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये डायग्राम मैं आपको पढ़ा रहा हूं नॉस्टॉक का। किसका? नॉस्टॉक का। जैसे ये एक डायग्राम है, फिलामेंटस साइनो बैक्टीरिया है, सही है। अब जब हम फिलामेंटस साइनो बैक्टीरिया को बता में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनकी सेल वॉल थिक होती है, बोलो थिक सेल वॉल वाली सेल्स हैं, ये बना रहा हूं ना ये सेल जो, इसकी सेल वॉल कैसी है? तो बताइए साइनो बैक्टीरिया में दो टाइप की सेल्स हैं। कितने टाइप की सेल्स हैं? दो टाइप की सेल्स हैं। एक तो है बोलो होमोसिस्ट, इनकी सेल वॉल थिन होती है। एक सेल है बच्चों हेटेरोसिस्ट, इसकी सेल वॉल थिक होती है। अब जो होमोसिस्ट होती है ना, उनमें PS1 एंड PS2 बोथ प्रेजेंट हैं। अब अगर PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट हैं तो PS2 के साथ वाटर टूटकर ऑक्सीजन रिलीज होती है, हाँ या ना? लेकिन जो हेटेरोसिस्ट होती हैं इनमें ओनली PS1 प्रेजेंट होता है, हेटेरोसिस्ट में ओनली, और होमोसिस्ट में 1 और 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहां ऑक्सीजन निकल रही है तो होमोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। सही है बात या नहीं? लेकिन हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है बात या नहीं? नहीं करता कौन, और करता है कौन? ये बात यहां अपने चैप्टर में तो है ही नहीं, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। लेकिन पेज नंबर 19 देखो आप, 19 नंबर पेज एनसीईआरटी का। यहां पर आपको नॉस्टॉक का डायग्राम मिलेगा, देखो आप, है ना? और इसमें हेटेरोसिस्ट सेल्स भी हैं। सही है बात या नहीं? और हेटेरोसिस्ट की वॉल कैसी होती है? तो होमोसिस्ट की ऑक्सीजन हेटेरोसिस्ट में इजीली जा ही नहीं पाती क्योंकि वॉल थिक है, और थिक वॉल गैसेस एक्सचेंज के लिए इम्परमेबल, हमने C4 में भी पढ़ा था। किसमें? नहीं नहीं, होमोसिस्ट और हेटेरोसिस्ट का सिंबोसिस थोड़ी है, ये तो ऑर्गेनिज्म एक ही है। दो ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये तो एक ही ऑर्गेनिज्म की दो सेल है, इसका मतलब तेरी नर्व सेल और मसल सेल में सिंबोसिस है। ये तो एक ही ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप की सेल है? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है वो ऑक्सीजन नहीं बना रही, जो ऑक्सीजन बना रही है वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर रही, फोटोसिंथेसिस से। हेटेरोसिस्ट को न्यूट्रिशन चाहिए तो PS1 इसके पास है ही, तो बैक्टीरिया की तरह काम कर रहा है ये बढ़िया से फोटोसिंथेसिस करने के लिए। प्लांट वाली एबिलिटी तो होमोसिस्ट में डेवलप हुई है, और ये इसकी डिटेल कहां करेगा? डाइवर्सिटी में। अभी केवल उतनी बात बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी है। अपने साइनोबैक्टीरिया की डिटेल पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भाई क्या क्या फर्क है दोनों के अंदर, कैसे कैसे काम होता है। सही है। अब अगला टॉपिक देखो। अब मैंने आपको पहले तो बेसिक जानकारी दी कि राइजोबियम जो है वो रूट के अंदर जाता है, जिन सेल्स में जाता है वहां डिवीजन होता है और वो फूल जाती है और क्या बन जाता है? रूट नोड्यूल, हाँ या ना? और यहाँ डेवलप क्या होता है? अब हमारा जो डिटेल्ड टॉपिक है ना नेक्स्ट, वो है नोड्यूल फॉर्मेशन की, नोड्यूल बनती कैसे है। पेज नंबर 203 पे ऊपर ऊपर 4 डायग्राम आपको दिए गए हैं। तो कल जब मैं क्लास में आऊंगा तो इन्हीं डायग्राम से हम शुरू करेंगे। 40 से 45 मिनट का टॉपिक बाकी है हमारा, खत्म करेंगे, एंजाइम शुरू करेंगे उसके बाद। हाँ जी। हाँ जी।